morning students. Today we will discuss about solid state chapter of class 12th chemistry. So what is solid? देखिए आपको मालूम है कि मैटर की 5 स्टेट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं सॉलिड लिक्विड गैस BEC और प्लाज्मा, लेकिन मोस्टली हम केवल 3 स्टेट के बारे में जानते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस. So in this chapter we will study only about the state which is solid. So solid क्या है? Solid which have strong intermolecular attraction between the molecules, जिसमें molecules के बीच में या atoms के बीच में जब strong attraction होगा, जिसे high density होगी, जिसमें less और no space होगा, molecule के बीच में कोई space नहीं होगा, molecules tightly packed होंगे एक दूसरे के साथ, हाईली रिजिड होगा और जीरो कंप्रेसिबिलिटी होगी, यानी जिससे दबाया नहीं जा सकता, जो सॉलिड है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है और जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लग रहा है, वो क्या होता है? सॉलिड होता है. लेकिन हम 12th क्लास में हैं तो यहाँ हम थोड़ा डीप में जाएंगे. टाइप ऑफ सॉलिड अगला टॉपिक जो हमारा है. टाइप ऑफ सॉलिड, दो तरह के सॉलिड होते हैं. नंबर 1 है क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर 2 है एमोर्फस सॉलिड. सबसे पहले क्रिस्टलाइन क्या है? Crystalline, a solid is said to be crystalline if it have a regular arrangement of its constituent particle. Constituent particle means जिससे वो मिलकर बना है, जैसे कि एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, एटसेट्रा इन 3D स्पेस. उस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट रखता है. ऐसा सॉलिड जिसमें उसके एटम, मॉलिक्यूल या आयन का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, एक जैसा ही अरेंजमेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं. और यहाँ ये जो बात हो रही है वो 3D स्पेस में बात हो रही है, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में वो सॉलिड जो अपने मॉलिक्यूल्स का एक जैसा यानी रेगुलर अरेंजमेंट रखता है वो क्रिस्टलाइन होता है. Amorphous में क्या होगा? A solid is said to be amorphous if it have irregular arrangement of its constituent particles in 3D space. Crystalline में second part है, they are also known as true solid. और वास्तव में जो solid है वो crystalline ही होते हैं, तो इन्हें true solid कहा जाता है. जबकि amorphous को they are known as pseudo solid. Pseudo यहाँ means है false से, यानी ये false solid है, ये वास्तव में solid नहीं होते. इन्हें नाम दिया है बस solid का, और super cooled liquid भी कहा जाता है. अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, सुपर कोल्ड लिक्विड वो होते हैं जो सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अपने मॉलिक्यूल्स को फ्लो करवाना शुरू कर देते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्लास. आपने बिल्डिंग्स में ग्लास लगे हुए देखे होंगे खिड़कियों पे. कुछ सालों बाद क्या होता है, उन ग्लास में नीचे मिल्कीनेस आ जाती है और ऊपर से वो ट्रांसपेरेंट ही रहते हैं. दैट मींस एट अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ दैट ग्लास, और ग्लास इज सॉलिड, तो मॉलिक्यूल ऑफ दैट ग्लास बिकम्स मूवेबल. तो वो मूव करते हैं, मूव करते करते सारे मॉलिक्यूल्स नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और नीचे एक मिल्की शेड बन जाती है. थर्ड पार्ट क्रिस्टलाइन का आता है, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. ऑब्वियसली बात है कि अगर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक जैसा रहेगा, रेगुलर रहेगा, तो उनकी ज्योमेट्रिकल शेप भी क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी, फिक्स रहेगी. जबकि एमोर्फस में इररेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है. नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिस्टलाइन हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्योंकि वो डेंस है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? शार्प होगा. और जब आप उन्हें काटोगे तो आपको क्लीन क्लीवेज मिलेगी. कंपेयर एमोर्फस में, एमोर्फस कैन मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, और वो क्लीन क्लीवेज भी नहीं देते, इररेगुलर कट देते हैं. उसके बाद आता है कि क्रिस्टलाइन जो है वो एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं. देखो, एनआइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन. और अगर सेम रहेगी ये सब चीजें किसी भी सॉलिड में, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट या कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी अगर सेम रहती है हर डायरेक्शन में, तो वो आइसोट्रोपिक नेचर का हो जाएगा, जो कि हमारे एमोर्फस होते हैं. एमोर्फस हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन. दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक. फिर बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की. क्रिस्टलाइन में जैसे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में बात करता हूं, ये मॉलिक्यूल A है, ये B A B A, फिर B A B A
बी, ए बी ए बी ए, ये रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। अगर आप कट करते हो तो एक तरफ ए मिल जाएंगे और एक तरफ बी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, इररेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ए बी ए हो रहा है, लेकिन यहाँ सेकंड लेयर में ए बी ए, फिर बी बी ए बी बी, तो ये इररेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा, शूडो सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड होंगे। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल है जैसे आइस, NaCl, सिलिका या क्वार्ट्ज, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे प्लास्टिक, टेफ्लॉन, यूरिया, पीवीसी, वुड एटसेट्रा। So these are the difference between amorphous and crystalline solid. Yes, now we will study classification of crystalline solid, जिसमें नंबर एक आएगा हमारे पास आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जिसके एग्जांपल है NaCl, KCl, ZnS, CaF2 एटसेट्रा। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे, यानी जो जिन पार्टिकल से ये मिलकर बना है, वो पार्टिकल कौन होंगे, केटायन और एनायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेचर ऑफ फोर्स कैसा रहेगा, अच्छा आयनिक सॉलिड है तो इसमें नेचर ऑफ फोर्स कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर रहेंगे ये सॉलिड फॉर्म के अंदर, लेकिन मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट के अंदर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट हो जाएंगे। हार्ड होंगे क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड जो कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका कार्बाइड या कार्बनडम, SiC बोलते हैं जिसे। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो नॉन मेटल के एटम्स होंगे जो कि आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड रहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इसमें कोवलेंट बॉन्ड का। सॉलिड होंगे ये, हार्ड होंगे सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, बिकॉज ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट नेचर का होता है और साथ ही वो इंसुलेटर कंडक्टर भी रहता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में स्पेस रहता है और एक वैलेंसी खाली रहती है। इंसुलेटर है ये कोवलेंट सॉलिड सभी, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। ऑल मेटेलिक क्रिस्टल लाइक आयरन, कॉपर, सोडियम एटसेट्रा जो होंगे वो मेटेलिक सॉलिड का पार्ट होंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्ड बनेगा इसमें। गुड कंडक्टर होंगे, हार्ड होंगे, मेलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड की। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसके एग्जांपल है I2CH4 हीलियम नियॉन आर्गन यानी कि नोबल गैसेस। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, नोबल गैसेस होंगी या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और फोर्स कैसा लगेगा, जैसा हमें मालूम है कि नोबल गैस में फोर्स कैसा लगता है, लंडन फोर्स लगेगा, जिसे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब वीक फोर्स होने के कारण क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इंसुलेटर होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। सेकंड पार्ट में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो अट्रैक्शन कैसा रहेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एग्जांपल SO2, HCl एटसेट्रा। सॉफ्ट होंगे, इंसुलेटर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई हो जाएगा, बिकॉज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो वंडरवाल फोर्स का ही पार्ट है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम से पता चलता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, वो जिनके पास हाइड्रोजन एटम है जो लिंक है फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम से। फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा इसमें। सॉफ्ट सॉलिड होंगे और या फिर एग्जिस्ट करते हैं ये वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में, जैसे कि HF, H2O, NH3। इंसुलेटर होंगे और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है स्पेस लैटिस या सेल या यूनिट सेल जिसे बोलेंगे। किसी भी क्रिस्टल को,
किसी भी क्रिस्टल सॉलिड को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, NaCl के क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आप इसमें गौर से देखो तो आपको 8 क्यूब्स दिखाई देंगे, एक नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यही 4 क्यूब्स इसके ऊपर है, 5, 6, 7 और 8। इसी तरह क्रिस्टल में राइट साइड में भी क्यूब्स बने होंगे, लेफ्ट साइड में बने होंगे, टॉप और बॉटम में। लेकिन हम ये एक क्रिस्टल का लेते हैं जिसे बोलते हैं स्पेस लेटिस या क्रिस्टल लेटिस। तो बताया जाता है और देखा भी ये जाता है कि पूरे क्रिस्टल की स्टडी नहीं करके उसके एक आइडेंटिकल पार्ट, उस आइडेंटिकल पार्ट की हम स्टडी कर लेते हैं और फिर हमें वो आइडेंटिकल पार्ट जो है वो पूरे क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन दे देगा, पूरे क्रिस्टल के बारे में, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें सब कुछ बता देगा। तो इस एक छोटे से क्यूब को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये छोटा सा क्यूब जो बार बार रिपीट हो रहा है किसी क्रिस्टलाइन लैटिस के अंदर, जो आइडेंटिकल है अपने क्रिस्टलाइन लैटिस के, इस पार्ट को बोलते हैं यूनिट सेल। 3 साइड्स होंगी इसमें, ये ए साइड, बी साइड, सी साइड। ए और सी के बीच का एंगल बीटा एंगल, ए और बी के बीच का एंगल गामा, और बी और सी के बीच का एंगल हमारे पास होगा अल्फा एंगल। इस छोटे से पार्ट को यूनिट सेल कहा जाएगा। वास्तव में स्पेस लेटिस क्या है? स्पेस लेटिस है अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल like atom, ion and molecules of a crystal in 3D space is known as crystalline or space lattice. Repeat कर रहा हूं मैं, a regular arrangement of constituent particles like atom, ion and molecules of a crystal in 3D space is known as crystalline lattice or space lattice, or the smallest 3D part of a complete space which when repeated over again and again in all the crystal in all the direction, तो उस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। Now here is the classification of unit cell based upon axial length and axial angle. So what is axial length? Axial length is the length of cube unit cell A, B, C. Axial angle is the angle between cubic cell alpha, beta and gamma. So there are 7 type of unit cell which are cubic, in which axial length will be A, B, C. All 3 axial length is equal. तीनों जो axial length है वो सेम रहेगी और एंगल भी तीनों क्या रहेंगे? 90 के। सेकंड है टेट्रागोनल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल रहेगी लेकिन तीसरी नहीं, और तीनों एंगल 90 के होंगे। इसी तरह ऑर्थोरोम्बिक है, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है आपस में लेकिन तीनों एंगल 90 के। मोनोक्लिनिक फोर्थ है, तीनों साइड इक्वल नहीं है, 2 एंगल कौन से? अल्फा और गामा जो है वो 90 का है लेकिन बीटा 90 का नहीं है। फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है और 90 के इक्वल भी नहीं है, कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा। सिक्स्थ है रोम्बोहेड्रन या ट्राइगोनल, ट्राइगोनल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होगी, तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे। सेवंथ हेक्सागोनल, 2 साइड आपस में इक्वल है लेकिन तीसरी इक्वल नहीं होगी, थर्ड साइड इक्वल नहीं होगी। अल्फा बीटा जो है 90 का होगा और वाई या गामा जो है वो 120 का होगा। अच्छा, सीक्वेंस लर्न करने के लिए आप इनके फर्स्ट लेटर ले सकते हो, जैसे मैं यहां लिखूं CTOMTRH, ये सीक्वेंस हो जाएगा हमारा सी। चलो टॉम, टू, राहुल या राम कर सकते हो, हाउस। चलो टॉम टू राहुल हाउस या राम हाउस, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा हमारा लर्न करने का। एक्सियल लेंथ को लर्न करने का, अगर आपको यही सीक्वेंस यूनिट सेल का लर्न है तो एक्सियल लेंथ भी आप पहले लर्न करोगे। पहले तीनों साइड्स इक्वल है, फिर 2 साइड इक्वल है और तीसरी नहीं, फिर
तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, 3 बार, फिर इक्वल और फिर सीक्वेंस, यानी सेम सीक्वेंस फिर दोबारा चलेगा। पहले तीनों साइड इक्वल है, फिर 2 साइड इक्वल और तीसरी नहीं, फिर तीनों आपस में इक्वल नहीं है 3 बार, फिर यही सीक्वेंस यहां दोबारा चला है। एंगल्स को देख लें, पहले तीनों एंगल 90 के 90 के 90 के, और जब यहां तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल में भी अलग अलग चीजें आना शुरू हो जाएगी। तो यहां से आप ये लर्न कर सकते हो। एक चीज और है, यहां एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल को एक्सियल पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही वो पैरामीटर है जो किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करेंगे कि उसका टाइप क्या है, और डिपेंड ऑन यूनिट सेल टाइप वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। Now we will study about the type of unit cell based upon constituent particle, कि constituent particle के बेस पे उनमें क्या टाइप रहेंगे। नंबर 1 टाइप है इसमें परमिटिव टाइप। परमिटिव टाइप को आप सिंपल क्यूबिक लैटिस भी बोल सकते हो, जिसमें पार्टिकल जो है वो केवल उसके प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। जैसे ये हमारा यूनिट सेल है तो इसमें पार्टिकल कहाँ होगा, कॉर्नर्स पे केवल, तो ये हमारा सिंपल लैटिस हो जाएगा या परमिटिव टाइप ऑफ लैटिस। दूसरा आता है नॉन परमिटिव टाइप, जिसमें पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे, साथ में उसके सेंटर में भी हो सकते हैं या उसके फेसिस पे भी हो सकते हैं, साइड में भी। तो इसमें नंबर 1 टाइप है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC। इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे होंगे और साथ में फेस पर, जैसे ये कॉर्नर पे पार्टिकल है और इसके फेस पर एक पार्टिकल ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट बैक और सामने। कि अगर आप देखोगे तो इसमें हर फेज में, जैसे आप इसे एक क्यूबिकल रूम मान सकते हो, तो रूम में 6 फेज होते हैं, 6 फेज में एक एक पार्टिकल सेंटर में आया हुआ है। थर्ड पार्ट है बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ कहां होंगे, बॉडी के सेंटर में। यानी आप ये मान लीजिए कि रूम के हर कोने पर आपने एक बॉल रख दी और एक बड़ी सी बॉल लेकर रूम के बीचों बीच कमरे में रख दिया आपने, ये BCC हो जाएगा। और तीसरा है एंड सेंटर क्यूबिक लैटिस, जिसमें कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट फेस में भी होंगे। अब दोनों अपोजिट फेस आप कोई भी ले सकते हो इसमें, जैसे टॉप और बॉटम। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि फेस में, किसी भी फेस में, अगर मान लीजिए ये एक फेस है किसी भी क्यूब का, अगर यहां एक पार्टिकल है तो उसका एक यूनिट सेल में केवल हाफ कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि हाफ वो दूसरे क्यूब के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और अगर बात करें कॉर्नर की, तो आपने जब क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा था तो उसमें एक कॉर्नर जो है वो 8 अलग अलग कॉर्नर को टच कर रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर क्यूब्स इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो क्यूब्स हैं, अगर यहां कोई पार्टिकल पड़ा है कॉर्नर पे तो 4 रूम बन जाएंगे ये, क्योंकि एक इसके ऊपर भी होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस रूम में, इसमें और इसमें 4 यहां हुए और 4 ही सामने की तरफ हो जाएंगे। तो कॉर्नर का जो पार्टिकल है उसका एक लैटिस में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सिर्फ 1/8। ठीक है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। फेस का कितना होगा, फेस का होगा 1/2। और बॉडी का कितना होगा, बॉडी का मतलब है कि कंप्लीट एक ही यूनिट में एक बड़ा सा पार्टिकल रखा हुआ है, तो BCC में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1।